दोस्तों, भारत के नक्शे पर सबसे नीचे जहां हिंद महासागर की लहरें एक छोटे से टापू को चारों तरफ से घेरती हैं, वही है ग्रेटर निकोबार आइलैंड, जो कि पोर्ट ब्लेयर से तकरीबन 500 किलोमीटर दूर है। ये घने जंगलों से ढका हुआ है और इंडोनेशिया की सीमा यहां से महज 150 किलोमीटर की दूरी पर है। देखने में यह सब कुछ दूर दराज का एक टापू लग सकता है, लेकिन इस जगह पर इंडिया आज 81,000 करोड़ ग्रेटर निकोबार आइलैंड यानी कि तकरीबन 10 अरब डॉलर खर्च करने जा रही है। और इस खर्च की वजह सिर्फ एक पोर्ट बनाना नहीं है। इस प्रोजेक्ट के पीछे एक ऐसी जियोपॉलिटिकल सोच है जो अगले 30 सालों में पूरे हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र यानी कि इंडो पैसिफिक का नक्शा बदल सकती है। तो सवाल यह है कि यह प्रोजेक्ट असल में है क्या और इंडिया को इसकी जरूरत क्यों पड़ी, और सबसे खास बात कि इसका चाइना के साथ क्या कनेक्शन है और क्यों कुछ लोग इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसी जगह से जहां दुनिया का सबसे ज्यादा समुद्री ट्रैफिक गुजरता है। देखिए, दुनिया में जितना भी सामान है, चाहे फिर तेल हो, कोयला हो, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो या कपड़े, खाना, सब कुछ एक देश से दूसरे देश जाता है और उसका सबसे बड़ा हिस्सा जहाजों पर लदकर समुद्र के रास्ते से जाता है। और इन सभी रास्तों में से एक रास्ता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। अब आप स्ट्रेट ऑफ मलक्का की खासियत समझिए। देखिए, ये एक बेहद ही नैरो पानी की गली है जो मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच से गुजरती है। अब इसकी चौड़ाई कहीं कहीं सिर्फ 65 किलोमीटर है और इसी नैरो पैसेज से होकर हर साल तकरीबन 90,000 जहाज गुजरते हैं, जो कि दुनिया का सबसे व्यस्ततम समुद्री रास्ता में से माना जाता है। अब जरा गौर करते हैं ग्रेटर निकोबार आइलैंड की लोकेशन। अब देखिए, यह आइलैंड ठीक उसी जगह पर बैठा है जहां से स्ट्रेट ऑफ मलक्का में दाखिल होने से पहले जहाजों को गुजरना पड़ता है और इसे ज्योग्राफर्स 6 डिग्री चैनल कहते हैं। और ये ग्रेटर निकोबार उस चैनल के बिल्कुल मुहाने पर खड़ा है, यानी ज्योग्राफी ने इंडिया को एक ऐसी जगह दे रखी है जहां से ये पूरे इलाके पर नजर रखी जा सकती है। अब यहां पर एक एक्सपर्ट की राय को मेंशन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से इसको डिस्क्राइब किया है। उन्होंने कहा है कि अंडमान और निकोबार आइलैंड मिलकर एक नेचुरल एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह है, जो ज्योग्राफी ने इंडिया को तोहफे में दिया है। और वहीं पर ग्रेटर निकोबार उस एयरक्राफ्ट कैरियर की सबसे आगे की नोक है। खैर, फिलहाल अब इंडिया क्या बनाने जा रहा है वहां पर, अब इसे जरा समझते हैं। अब देखिए, इस पूरे प्रोजेक्ट को नीति आयोग ने डिजाइन किया है और इसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसे शॉर्ट में इंडिको कहते हैं, इंप्लीमेंट कर रही है। और भैया, इस प्रोजेक्ट को 3 फेजेस में पूरा किया जाएगा और इसकी डेडलाइन है 2047, यानी अगले करीब 20 साल में इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा। खैर, अब जरा समझते हैं इस प्रोजेक्ट को और गहराई से। देखिए, इस प्रोजेक्ट में 4 बड़े हिस्से हैं, जिसमें पहला है गलेथिया बे इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, जो कि एक बहुत बड़ा पोर्ट है जो गलेथिया बे में बनाया जा रहा है। लेकिन यहां पर ट्रांसशिपमेंट का मतलब भी समझ लीजिए। जब एक जहाज किसी बड़े जहाज पोर्ट पर आते हैं तो उसका सामान छोटे छोटे जगहों पर ट्रांसफर होता है जो अलग अलग देशों में जाते हैं। इसे ही ट्रांसशिपमेंट कहते हैं। लेकिन अभी इंडिया का ज्यादातर कार्गो इस तरह सिंगापुर और श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट से होकर गुजरता है। अब यहां पर इंडिया इसके लिए हर साल बहुत बड़ी रकम भी उन्हें देता है। लेकिन ग्रेटर निकोबार का पोर्ट बनने के बाद इंडिया ट्रांसशिपमेंट का काम खुद कर सकती है। खैर, दिमाग में एक सवाल आना लाजमी है कि यहीं पर क्यों। तो भैया देखो, इस पोर्ट की गहराई 18 से 20 मीटर है, यानी दुनिया के सबसे बड़े जहाज भी यहां आ सकते हैं। और 2028 तक, मतलब इसके पहले फेज में 40 लाख TEU यानी कि 40 लाख कंटेनर हैंडल करने की क्षमता मिल जाएगी। और 2058 तक आते आते ये बढ़कर 1 करोड़ 60 लाख TEU हो जाएगी, यानी उस वक्त ये सिंगापुर के पोर्ट के बराबर हो जाएगा। खैर, अगर इस प्रोजेक्ट के दूसरे हिस्से के बारे में बात करें तो यहां पर एक इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट भी बनेगा, जहां पर 3,300 मीटर लंबा रनवे भी होगा, जो वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट यानी बड़े बड़े पैसेंजर और कार्गो प्लेन्स को हैंडल कर सकता है। और खासियत यह है कि इसे सिविलियन और मिलिट्री दोनों तरह से यूज किया जा सकता है।
और जब इतना बड़ा डेवलपमेंट होगा तो वहां पर ह्यूमन रिसोर्सेज भी चाहिए, वहां पर लोग भी बढ़ेंगे, वहां की डेमोग्राफी भी चेंज होगी और वहां पर बेसिक एमिनिटीज भी डेवलप करना होगा। तो भैया इस प्रोजेक्ट का तीसरा हिस्सा भी यही है कि यहां पर नया शहर बनाया जाएगा, जहां पर 2 ग्रीनफील्ड टाउनशिप बनाई जाएगी, जहां लोग रह सकेंगे, काम कर सकेंगे, साथ ही लग्जरी टूरिज्म रिजॉर्ट्स भी बनाए जाएंगे। फिलहाल इसका चौथा और सबसे खास हिस्सा काफी स्ट्रेटेजिक है, क्योंकि यहां पर आईएनएस बाज नेवल बेस का विस्तार होगा, यानी इंडियन नेवी की उपस्थिति और ज्यादा मजबूत होगी, खास तौर पर इस इलाके में। अब दोस्तों इतना बात तो आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे, लेकिन यहां पर अब समझते हैं कि इस पूरे प्रोजेक्ट को देखकर चाइना को क्यों इतनी परेशानी हो रही है। तो देखिए, चाइना की इकोनॉमी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और उस इकोनॉमी को चलाने के लिए उसकी जरूरी चीज है एनर्जी, खासतौर पर तेल। अब देखिए, चाइना हर दिन करीब 1,50,00,000 बैरल तेल की खपत करता है। उसमें से उसके अपने जमीन से बस थोड़ा सा ही तेल निकलता है, बाकी सब चाइना को यह तेल इंपोर्ट करना पड़ता है। अब सवाल यह है कि यह तेल आता कहां से है। तो साफ तौर पर यह चाइना का तेल मिडिल ईस्ट से आता है, यानी गल्फ से। और उस तेल को लाने वाले जहाजों को जाना कहां से होगा? वहीं स्ट्रेट ऑफ मलक्का से। तो ऐसे में चाइना के तत्कालीन राष्ट्रपति हु जियांतो ने 2003 में इसे खुद मलक्का डिलेमा कहा था। उनकी चिंता थी कि अगर किसी भी दुश्मन देश ने स्ट्रेट ऑफ मलक्का को बंद कर दिया तो चाइना की पूरी इकोनॉमी ही ठप हो सकती है, और चाइना का लगभग 80% ऑयल इंपोर्ट इसी रास्ते से होता है, जिसकी सालाना कीमत अगर हम अंदाजे से बताएं तो तकरीबन $312 बिलियन है। तो अब सब मिलाकर जब ग्रेटर निकोबार आइलैंड पर इंडिया का पूरा मिलिट्री और कमर्शियल हब बनने जा रहा है, तो ठीक उसी समय स्ट्रेट के मुहाने पर तो बीजिंग के माथे पर बल पड़ना तो स्वाभाविक ही है। अब इंडिया की वहां मौजूदगी का मतलब है कि किसी भी क्राइसिस में इंडिया चाहे तो उस रूट को मॉनिटर कर सकता है और अगर जरूरत पड़े तो उस पर लेवरेज भी रख सकता है। खैर, यहां पर एक्सपर्ट इस प्रोजेक्ट को इंडिया की तरफ से चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पल्स स्ट्रेटजी का जवाब मानते हैं। जी हां, ये वही स्ट्रिंग ऑफ पल्स है जिस स्ट्रेटजी के तहत चाइना ने पिछले 2 दशकों में पूरे इंडियन ओशन के इर्द गिर्द पोर्ट्स और बेसेस बनाए थे, जिसमें श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट, पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, म्यांमार का क्याओपऊ, ये सभी चाइना के उसी स्ट्रिंग ऑफ पल्स के स्ट्रेटजी का हिस्सा हैं। और इसमें चाइना का बस एक ही मकसद है कि इंडिया को चारों तरफ से घेरना। खैर, इसमें दिलचस्प बात यह है कि ग्रेटर निकोबार इंडिया का काउंटर मूव है। यह कोई कन्फ्रंटेशन नहीं है, बल्कि अपनी खुद की मैरीटाइम कनेक्टिविटी और कमर्शियल हब बनाकर भारत अपनी मौजूदगी वहां दर्ज कराना चाहता है। अब इसकी तुलना एक एग्जाम्पल से कर लेते हैं। जैसे जब दुबई ने 1970 के आखिर में जवेल अली पोर्ट बनाया था, तो दुनिया ने कहा था कि रेगिस्तान में बंदरगाह बनाना एकदम पागलपन है। लेकिन आज जबेल अली दुनिया का सबसे बड़े पोर्ट्स में से एक है और गल्फ इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। वैसे ही मैरीटाइम हिस्टोरियन निक कॉलिंस ने हाल ही में कहा था कि ग्रेटर निकोबार ठीक उसी तरीके का इंडिया का एक बोल्ड मूव है, और अगर इंडिया इसे सही तरीके से एग्जीक्यूट करे ना, तो ये इंडिया का जवेल अली बन सकता है। लेकिन दोस्तों, ये प्रोजेक्ट उतना सिंपल नहीं है जितना ऊपर से दिखाई देता है। इसके खिलाफ कई तरफ से आवाजें उठ रही हैं और इन आवाजों को समझना भी जरूरी है। अब जैसे पहली चुनौती तो इन्वायरमेंट है, क्योंकि देखिए ग्रेटर निकोबार आइलैंड एक बेहद सेंसिटिव इकोसिस्टम है, जहां घने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स हैं, लेदर बैक सी टर्टल्स के नेस्टिंग ग्राउंड्स हैं, और इसके साथ एक ऐसी बायोडायवर्सिटी है जो दुनिया में बहुत कम जगहों पर मिलती है। अब इस प्रोजेक्ट के लिए तकरीबन 130 स्क्वायर किलोमीटर रेन फॉरेस्ट काटी जाएगी, और इसी को लेकर एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे जो नुकसान होगा वो कभी भी रिपेयर नहीं हो सकेगा। लेकिन यहीं पर दूसरी चुनौती एक और है, और वो है इंडिजिनस ट्राइब्स की। देखिए, ग्रेटर निकोबार में सॉम्फेन और निकोबारीज ट्राइब्स रहते हैं, जहां पर सॉम्फेन ट्राइब्स खास तौर पर मोस्टली अनकनेक्टेड है, यानी इनका आज तक बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है।
लेकिन प्रोजेक्ट की वजह से इनकी जमीन और इनकी जीवन शैली दोनों प्रभावित होंगे। लेकिन यहां पर ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर ने एक सवाल उठाया है कि प्रोजेक्ट डेवलपर्स ने गलत तरीके से क्लेम किया है कि उनकी ट्राइब्स की कंसेंट ली गई थी। हालांकि अभी भी ये एक विवादास्पद मुद्दा है। अब अगर बात करें इसके तीसरी चुनौती की, तो वो है सेस्मिक रिस्क। जी हां दोस्तों, ग्रेटर निकोबार एक एक्टिव सेस्मिक फॉल्ट लाइन पर बैठा है। यहां आपको याद होगा कि 2004 की सुनामी, उस अर्थक्वेक का एपिसेंटर इसी आइलैंड से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर था और उस दिन आइलैंड का साउदर्न टिप 15 फीट नीचे धंस गया था। वहीं जुलाई 2025 में एक जियोलॉजिस्ट ने वार्निंग भी दी थी कि इस इलाके में हो रहे स्मॉल अर्थक्वेक्स किसी बड़े वोल्केनिक इरप्शन का संकेत भी हो सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, जेन्युइन कंसर्न तो है जिन पर सीरियस डिबेट होनी ही चाहिए, क्योंकि हाल ही में एक सर्वाइवल इंटरनेशनल, जो कि एक इंटरनेशनल एनजीओ है, इसने एक स्टेटमेंट जारी किया है और प्रोजेक्ट को जीनोसाइडल कहा है। हालांकि चाइना की स्टेट मीडिया ने इस प्रोजेक्ट के खिलाफ नैरेटिव को एम्पलीफाई और ज्यादा किया है और कुछ ही वक्त में ये एक ग्लोबल इशू बन चुका है। फिलहाल दोस्तों, इंडिया ने इसके बावजूद भी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया है और फरवरी 2026 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने प्रोजेक्ट के खिलाफ सभी नए चैलेंजेस को डिसमिस कर दिया है और इन्वायरमेंटल के साथ साथ कोस्टल क्लियरेंस को भी बरकरार रखा है, यानी मास्टर प्लान नोटिफाई हो गया है। खैर, ये सब बात तो अलग है। यहां पर स्पेशली अब चीन की बात करते हैं। तो भैया, चाइना को इस प्रोजेक्ट से इतनी प्रॉब्लम इसलिए भी है क्योंकि वो एक और बड़ी चाल चल रहा है, जहां पर चाइना लगातार थाईलैंड पर प्रेशर डाल रहा है कि वो क्रा-स्थमस कैनाल बनाए। अब ये क्रा कैनाल को ऐसे समझिए कि जैसे थाईलैंड में एक ऐसी जगह है जहां लैंड बहुत ही ज्यादा नैरो पैसेज के साथ है। अब वहां पर एक कैनाल अगर खोदी जाएगी तो जहाज स्ट्रेट ऑफ मलक्का को बाईपास करके सीधे पैसिफिक ओशन से इंडियन ओशन में आ सकता है। लेकिन अगर क्रा कैनाल बन जाती है तो ग्रेटर निकोबार की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस थोड़ी कम हो सकती है, क्योंकि ट्रैफिक का एक हिस्सा उस नए रास्ते से जा सकता है। इसलिए इंडिया के लिए यह भी बहुत जरूरी है कि ग्रेटर निकोबार प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द और सही तरीके से पूरा किया जाए। लेकिन दोस्तों, इसके साथ एक जिम्मेदारी भी आती है और वो है एनवायरमेंटल कंसर्न। जैसे लेदर बैक टर्टल्स, रेन फॉरेस्ट, इंडिजिनस ट्राइब्स, उन्हें डिसमिस नहीं किया जा सकता, उन्हें किसी भी तरीके से इग्नोर नहीं किया जा सकता। दुनिया के कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो यहां पर रेलेवेंट हैं। जैसे सिंगापुर ने जोरंग आइलैंड बनाया, जहां छोटे छोटे आइलैंड्स को मर्ज करके एक पेट्रोकेमिकल हब बनाया गया। अब इसका रिजल्ट ये हुआ कि इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक सक्सेस सिंगापुर को तुरंत मिल गया। वहीं पर यूएई का ही एक एग्जांपल ले लीजिए, जहां पर इन्होंने पाम जुमेराह बनाया, जो टूरिज्म और रियल एस्टेट की बूम की वजह बना। लेकिन इसके बावजूद भी मैरीन इकोसिस्टम को इतने सेंसिटिवली हैंडल किया गया कि उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। अब यहां पर सोचने वाली बात यह है कि ग्रेटर निकोबार कौन सा रास्ता चुनता है, क्योंकि ये इंडिया के गवर्नेंस और प्लानिंग पर कंप्लीटली निर्भर करेगा। खैर, अंत में यह कहना जरूरी है कि ग्रेटर निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है, ये इंडिया के उस एम्बिशन का सबसे बड़ा सिंबल है जिसमें वो एक मैरीटाइम पावर बनने के रास्ते पर है। ये एक ऐसा देश जो अपनी समुद्री ट्रेड रूट को खुद कंट्रोल करे, जो दूसरे देशों के पोर्ट्स पर डिपेंड न रहे, बल्कि जो इंडो पैसिफिक में एक सीरियस प्लेयर बने। वैसे चाइना जानता है कि अगर ये प्रोजेक्ट पूरा हो गया तो मलक्का डिलेमा सिर्फ चाइना का नहीं रहेगा, बल्कि इंडिया उस डिलेमा को एक जियोपॉलिटिकल लेवर की तरह अपने हाथ में ले लेगा। लेकिन भैया, अगर इंडिया इस प्रोजेक्ट को एनवायरनमेंट और ट्राइबल राइट्स का सम्मान करते हुए फेज्ड और रिस्पॉन्सिबल तरीके से कंप्लीट कर ले तो 2047 में जब इसका आखिरी फेज पूरा होगा तो ग्रेटर निकोबार सिर्फ एक आइलैंड नहीं होगा, वो होगा भारत का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट। खैर दोस्तों, इस मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।